गुड मॉर्निंग। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान एक्सप्रेस, इंग्लिश सीखने का सबसे सरल प्लेटफॉर्म। हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कंटिन्यूअस शब्द का अर्थ क्या होता है। कंटिन्यूअस का अर्थ कार्य का लगातार जारी रहना, अर्थात जब हमें कोई वाक्य मिलेगा तो उसमें कार्य के लगातार जारी रहने की सूचना मिलेगी। ये पता नहीं चलेगा कि कार्य कब समाप्त होगा। जैसे शेर जंगल में दहाड़ रहा है। इस वाक्य में शेर जंगल में दहाड़ रहा है, वो कब दहाड़ना बंद करेगा या कब से दहाड़ रहा है, इस बात की कोई सूचना नहीं है। तो इसमें कार्य लगातार चल रहा है और यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान: जिन क्रिया शब्दों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आए, वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे विनोद पार्क में टहल रहा है। अब इस वाक्य में देखिए, टहलने का कार्य लगातार चल रहा है और अंत में रहा है शब्द आया है, इसलिए यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हेल्पिंग वर्ब्स: प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग की जाने वाली हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर। आइए देखते हैं इन तीनों का प्रयोग किन किन कर्ताओं के साथ, किन किन पर्सन के साथ किया जाता है। सबसे पहले इज का प्रयोग। इज का प्रयोग ही, सी, इट तथा एक नाम अर्थात एक वचनकर्ता के साथ किया जाता है। एम, एम का प्रयोग आई के साथ किया जाता है। अंत में देखते हैं आर। आर का प्रयोग यू, वी, दे, दो या दो से अधिक नाम अर्थात बहुवचनकर्ता के साथ इन सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। वर्ब के इंग फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जिसे भी4 के नाम से भी जाना जाता है। वर्ब के इंग फॉर्म से तात्पर्य है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना, इसी फॉर्म को हम इंग फॉर्म कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सिंपल सेंटेंस: जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस का अनुवाद करते हैं तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड्स। मतलब ये हुआ कि अनुवाद करते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया इज, एम, आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब के इंग फॉर्म का प्रयोग करेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर बचा है तो कुछ और भी शब्द होते हैं जिसे अदर वर्ड कहते हैं, उसे लिखा जाएगा। पहला उदाहरण, प्रमोद पुस्तक पढ़ रहा है। पहचान कर लेते हैं, पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ना हमारा क्रिया है और क्रिया शब्द के अंत में रहा है शब्द आया है, तो यह हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका अनुवाद क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है प्रमोद, प्रमोद के बाद प्रमोद के अनुसार ही सहायक क्रिया इज, उसके बाद में वर्ब का इंग फॉर्म। तो वर्ब है रीड, रीड मीन्स होता है पढ़ना, रीड में आईएनजी जोड़ेंगे हो जाएगा रीडिंग, और ऑब्जेक्ट हमारा हुआ बुक। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हुआ प्रमोद इज रीडिंग बुक। दूसरा उदाहरण, मैं पत्र लिख रहा हूँ। इसमें भी अंत में क्रिया शब्द के अंत में आया है रहा
हूँ, यह भी है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आइए इसका अनुवाद करते हैं। आई एम राइटिंग लेटर। आई हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ही अनुसार सहायक क्रिया एम का प्रयोग किया गया है। उसके बाद राइट हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी जोड़ दिया गया है और ये हो गया राइटिंग। अगला उदाहरण है वह अपने घर जा रहे हैं। वह शब्द बहुवचन है और यह कर्ता है, इसलिए कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया आर का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका उदाहरण होगा दे आर गोइंग टू देयर होम। निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते समय इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड्स। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे, सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। शेष नियम पहले जैसे सिंपल सेंटेंस में आप लोग कर चुके हैं। पहला उदाहरण है हिरण जंगल में नहीं चर रहा है। इसका अनुवाद होगा द डियर। डियर ये हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमारा एक वचन का है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। अब सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग। ग्रेजिंग ये हमारा वर्ब है और इसमें आईएनजी जोड़ने से ये ग्रेजिंग बन गया है। ग्रेज मीन्स चरना होता है और इन द फॉरेस्ट ये अदर वर्ड्स हैं। तो इस तरह से हमारा अनुवाद होगा द डियर इज नॉट ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। अगला उदाहरण है गायें पानी नहीं पी रही हैं। इसका अनुवाद होगा काउज आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर। स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट काऊ का प्रयोग किया गया। काउज के अनुसार जो कि हमारा प्लूरल है ये हो गया हेल्पिंग वर्ब आर। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार ही नॉट का प्रयोग किया गया। वर्ब के इंग फॉर्म का प्रयोग करके और अंत में ऑब्जेक्ट लिखा गया है, चाहे ऑब्जेक्ट लिखा जाए या फिर अदर वर्ड। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। जब प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आया हो तो वहाँ पर ये स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। तो स्ट्रक्चर देखते हैं। इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम किसी सहायक क्रिया इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। पहला उदाहरण देखते हैं। क्या कोरोना तेजी से फैल रहा है? ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आया है जो कि क्या शब्द है। तो जब प्रश्नसूचक शब्द के वाक्य के प्रारंभ में हो तो वहाँ पर हम अलग से उसकी कोई इंग्लिश नहीं लिखते हैं, सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। इज कोरोना स्प्रेडिंग फास्ट? क्या कोरोना तेजी से फैल रहा है? कोरोना हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसी के अनुसार सहायक क्रिया इज का प्रयोग हुआ है। स्प्रेडिंग ये वर्ब का इंग फॉर्म है। फास्ट ये हमारा ऑब्जेक्ट कह लीजिए या फिर अदर वर्ड। अगला एग्जाम्पल है। क्या धोनी क्रिकेट खेल रहा है? यह भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब धोनी हमारा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ क्या शब्द के लिए इज का प्रयोग किया जाएगा। ट्रांसलेशन होगा इसका इज धोनी प्लेइंग क्रिकेट। अगला उदाहरण है। क्या मैं कार
चला रहा हूँ। मैं शब्द आया है जिसकी इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ हमेशा सहायक क्रिया एम का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। तो सबसे पहले एम, उसके बाद कर्ता हमारा आई, उसके बाद वर्ब का इंग फॉर्म हो जाएगा ड्राइविंग, अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य जो इंट्रोगेटिव हो मीन्स प्रश्नसूचक भी हो और साथ में नकारात्मक भी हो, उन्हें ही इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। आइए स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई वाक्य प्रश्नसूचक हो और साथ में नकारात्मक भी हो और वह किसी प्रश्नसूचक शब्द से शुरू हो, तो अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम इज, एम, आर में से किसी एक सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं और नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर इंग फॉर्म का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट लिखते हैं और अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाते हैं। ध्यान दीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कि जिसमें प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आया हो, जैसे क्या अंतिमा खाना नहीं पका रही है। दूसरा होता है कि जिसमें प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो, जैसे अध्यापक हिंदी क्यों नहीं पढ़ा रही हैं। इसमें क्यों शब्द वाक्य के बीच में आया है। क्या अंतिमा खाना नहीं पका रही है, इसका अनुवाद होगा इज अंतिमा नॉट कुकिंग फूड। इज चूँकि अंतिमा एक वचन है इसलिए इज का प्रयोग, कर्ता अंतिमा है तो अंतिमा के बाद नॉट का प्रयोग, कुकिंग कुक में आईएनजी जोड़ करके इंग फॉर्म जोड़ा गया है और अंत में फूड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को लिख करके प्रश्नसूचक चिन्ह लगाया गया है। दूसरा उदाहरण, अध्यापक हिंदी क्यों नहीं पढ़ा रहा है। इसमें प्रश्नसूचक शब्द बीच में आया है तो अनुवाद करते समय सबसे पहले उस क्यों शब्द की अंग्रेजी व्हाई लिखेंगे। इसके बाद सहायक क्रिया जो नया कर्ता होगा उसी के अनुसार करता है। इसमें टीचर जो कि एक वचन है इसलिए सहायक क्रिया इज का प्रयोग। कर्ता के बाद नॉट लगाना है जो कि लगा हुआ है, टीचिंग इंग फॉर्म है, हिंदी ऑब्जेक्ट है, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इसका ट्रांसलेशन हो गया व्हाई इज द टीचर नॉट टीचिंग हिंदी।